Hello, dear students of class 8. I am your science teacher from LPM Public School, Gola Bajar, Gorakhpur student. Student, as you know, you chapter 14, that is some natural phenomenon which is already under progress. And today, my topic from your chapter, some natural phenomenon, will be transfer of charges. So, student, let's go through the chapter. So, student, in this topic, I am going to explain the transfer of charges. Student, you know very well there are two types of charges, that is a positive and negative charge. And next, how the charge flow from one object, either from how the charge flow from a charged object to an uncharged object. In winter, student, we wear woolens, and due to our body movement, the woolen are rubbed constantly, thus developing charges on our body. And when we touch any metal object, the charges on our body get transferred to the metal, and we get a slight shock due to transfer of charges. So स्टूडेंट, अधिकांशतः जाड़े के दिनों में जब आप स्वेटर पहनते हैं तो आपके स्वेटर के जो फर होते हैं आपकी बॉडी के फर से निरंतर पहनने की वजह से उसमें रगड़ घर्षण होने की वजह से वे चार्ज हो जाते हैं, जिसके कारण जब आप स्वेटर को निकालते हो अपने शरीर से तो आप उस चार्ज की वजह से आपके शरीर के बालों और स्वेटर के फर में एक अट्रैक्शन होता है, खिंचाव होती है। जब आप स्वेटर निकालते हो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सो स्वेटर के फर और आपके शरीर के बाल के रगड़ने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से उसने एक चार्ज जनरेट किया, और जिस चार्ज की वजह से जब पुल ओवर व्हेन यू टेक इट आउट the hair of your body stands. So this indicates that the fur and the body hair has charged. Now student, the electric charge can be transferred from one object to another through a metal conductor. Students, जो चार्जेस होते हैं वो एक बॉडी से दूसरे अनचार्ज बॉडी तक पहुंच सकते हैं। उसके लिए हमें एक मेटल कंडक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। तो मेटल कंडक्टर इज़ वो यंत्र है जिसके माध्यम से चार्जेस ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। एक यंत्र जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। एन इलेक्ट्रोस्कोप इज़ अ डिवाइस used to detect the presence of electric charge and to detect the type of charges on object and the quantity of charge present on the charge object. So student, an electroscope is a device, एक इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है, यंत्र है जो इस्तेमाल किया जाता है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मौजूद है उस डिवाइस में या नहीं, इसकी पता करने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का सहारा लिया जाता है। एंड to detect a type of charges on object and the quantity of the charge present on the charged object. Electroscope consists of a metal cap, metal knob at the top, ऊपर में एक गोल सा मेटल नॉब होता है और उससे जुड़ा हुआ एक मेटल रॉड होता है, एंड वेरी थिन स्ट्रिप ऑफ मेटल, बहुत पतली पट्टी नुमा छोटा सा मेटल का टुकड़ा होता है जो या तो एल्युमिनियम या तो गोल्ड का मान लो, आप इसको बना सकते हो। द पेपर भी हो सकते हैं। द कंडक्टिंग रॉड एंड द लीव्स आर केप्ट इन अ ग्लास केस, और ये जो भी लीव बनाई गई मेटल की, चाहे एल्युमिनियम की चाहे गोल्ड की, उसको एक बंद कंटेनर ग्लास में रखेंगे ताकि हवा की वजह से कोई इफेक्ट ना हो। द रबर स्टॉपर
और ऊपर रबर स्टॉपर या किसी कॉर्क या ऐसे किसी कार्डबोर्ड से उस ग्लास कंटेनर को कवर कर देंगे ताकि हवा से वो लीफ न डिस्टर्ब हो सके। सो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके यहाँ दिखाए गए हैं। स्टूडेंट, you can see here, this is the how it is made. For making it, you can see here, making a simple litoscope. Take an empty jam bottle with a piece of cardboard covering its mouth. एक ऐसा खाली बोतल लीजिए जैम का, और एक कार्डबोर्ड लीजिए जिससे उसके माउथ पार्ट को आप ढक सकें ताकि उसमें एयर न जा सके, और उस कार्डबोर्ड के थ्रू एक होल करिए और एक कॉपर वायर लीजिए नियर अबाउट 15 to 20 सेंटीमीटर लेंथ लंबाई की, अ पीस ऑफ एल्युमिनियम फॉयल एंड अ प्लास्टिक पेन without refill. Now, drill a hole in the cardboard and insert a copper wire tightly through the hole. उस कार्डबोर्ड में एक छेद बनाते हुए उस छिद्र के रास्ते आप एक कॉपर वायर इंसर्ट कीजिए। रोल द टॉप एंड ऑफ द वायर इन द मेटल बॉल एंड बेंड इट बॉटम ऑन द हुक। उसके ऊपर का हिस्सा एक गोल बॉल नुमा बना दीजिए ताकि उस छोटे से होल से वो कॉपर पास वायर कहीं पूरी की पूरी कॉपर वायर उस बॉटल में गिर न जाए, ताकि उसका हाफ पार्ट या उसका लिटिल पार्ट कार्डबोर्ड के ऊपर है जिसके थ्रू हम उस कॉपर वायर को होल्ड करके रख सकें। और उसके नीचे का हिस्सा जो है आप उसको हुक शेपेड में कन्वर्ट कर दीजिए मोड़ कर। फिर उस हुक शेपेड में आप उस दो एल्युमिनियम फॉयल, पेपर फॉयल और गोल्ड फॉयल 2 by 1 सेंटीमीटर के मेज़रमेंट का आप उसको होल करते हुए उसमें आप टांग दीजिए, लटका दीजिए। You hang it on the copper wire. Now hang the two strip on the hook and check if they move freely or not. और उसको उसमें हैंग करने के बाद आप देखिए उसके अंदर क्या कुछ चेंजिंग आ रही है या ऐसे ही दोनों पैरेलल फॉर्म में लटके हुए हैं। You will see that foil when it is uncharged, then they are in parallel form. Now rub the pen or the woolen clothes on a woolen cloth or touch the charged pen on the rolled copper wire. अब उस पेन को आप उस प्लास्टिक पेन को आप वुलन क्लोथ से रब करने के बाद उसको उस कॉपर कॉइल को ऊपर टच कीजिए, और जैसे ही आप उसको टच करेंगे, इफ़ द टू स्ट्रिप द लिटोस्कोप डिफ्लेक्ट, आप देखेंगे कि वो जो स्ट्रिप लिया गया है वो डिफ्लेक्ट कर गया, मीन्स दोनों के बीच में दूरी आ गई, गैपिंग आ गई। देन यू इलेक्ट्रोस्कोप इज देन योर इलेक्ट्रोस्कोप इज वर्किंग प्रॉपरली। तब आपको समझ में आया कि आपका इलेक्ट्रोस्कोप सही काम कर रहा है और चार्ज डिटेक्ट कर पा रहा है। और अगर कोई अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट उसके ऊपर टच करते तो फिर वो लीफ में डिफ्लेक्शन नहीं आता, वो स्ट्रेट बे पैरेलल फॉर्म में पड़ा रहता। रिपीट द सेम विद द चार्ज कोम। यही एक्टिविटी आप कोम की हेल्प से भी कर सकते हैं स्टूडेंट। सो इफ अ चार्ज बॉडी, अगर एक चार्ज वस्तु को ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद इलेक्ट्रोस्कोप, अगर इलेक्ट्रोस्कोप को समीप ले आया जाए, द लीव्स डाइवर्स, तो उसके पत्ते जो हैं उसके लीव्स जो हैं वो डाइवर्स कर जाएंगे। आफ्टर गेटिंग चार्ज होने के बाद, इवन इफ द चार्ज बॉडी इज मूव्ड अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्कोप, और जैसे ही उस चार्ज ऑब्जेक्ट को हम मूव करेंगे फिर से वो दोबारा अनचार्ज हो जाएगा और वो उसके बीच का डाइवर्जन खत्म हो जाएगा। इफ एन अनचार्ज बॉडी इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द इलेक्ट्रोस्कोप, अगर एक अनचार्ज बॉडी को हम उसके समीप ले आ रहे हैं तो उस लीफ के बीच में कोई रिपल्सन या कोई डाइवर्जन देखने को नहीं मिलेगा। Thus you can see how the electric charge can be transferred from a charged body. इस प्रकार आपने देखा कि कैसे एक इलेक्ट्रिक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को हम एक मेटल डिटेक्टर की मदद से, जिसे हम कह सकते हैं आप इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से, हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं, ये पता लगा पा रहे हैं कि वो बॉडी चार्ज है या नहीं।
If you touch a charged electroscope, the leaf collapse. If you touch a charged electroscope, the leaf collapse because they loses the charge. अगर किसी चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप को अगर आप टच कर देंगे, तो टच करते ही आपकी बॉडी के थ्रू वो चार्जेस फ्लो होके अर्थिंग हो जाएंगे और वो लीफ डिस्चार्ज हो जाएगा और वो कोलैप्स कर जाएंगे, नज़दीक में सट जाएंगे। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज, और इस प्रकार से किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को अगर आप टच कर दिए तो वो बॉडी उसके चार्ज आपकी बॉडी के थ्रू फ्लो होके वो चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा और वो डिस्चार्ज हो जाएगा। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम ए चार्ज ऑब्जेक्ट, किसी चार्ज वस्तु से चार्ज को अलग कर देना, हाँ, टू द अर्थ, और उसको अर्थिंग कर देना, वो चार्ज को अर्थ में पहुंचा, अर्थ के तरफ सेंड कर देना, इज कॉल्ड द अर्थिंग। इसी स्टूडेंट हम कहते हैं क्या, अर्थिंग कहते हैं। द बिल्डिंग आर प्रोवाइडेड, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं वहाँ पे अर्थिंग की अरेंजमेंट जरूर किए रहते हैं स्टूडेंट। उसके छत से होते हुए बाहरी दीवार से वायर कनेक्ट करके उसको अर्थ के अंदर, ज़मीन के अंदर उसको उस तार को लेके गाड़ दिया जाता है। द बिल्डिंग आर प्रोवाइड द अर्थिंग टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक शॉक, ताकि उस बिल्डिंग के सारे अप्लायंसेस या बिल्डिंग में इलेक्ट्रिक करंट आने से बचा जा सके। द ह्यूमन बॉडी एक्ट एज ए कंडक्टर एंड ए पर्सन, इफ ए पर्सन स्टैंड इन ए बिल्डिंग, अगर कोई व्यक्ति एक बिल्डिंग में खड़ा है तो इलेक्ट्रिक लीकेज कहीं ना हो और ना ही उसको इलेक्ट्रिक शॉक फील हो। ओके स्टूडेंट, इसको कुछ हम प्रैक्टिकल वे में समझाने का प्रयास कर रहे हैं स्टूडेंट। सो लेट्स सी। नाउ स्टूडेंट, take a copper wire, just bend it and insert it inside a plastic straw, and take a cardboard, make a hole and insert that plastic so that no any air could pass, and just hang a strip and you put in a glass chamber, and just rub a plastic pipe with a wool, a PVC pipe with a wool, and try to bring it near the knob of, you will see there is a deflection in the leaf. You can see here student that there is a deflection in the leaf when it is touched at the top. Okay student, so and as soon as you remove it, so here you see the extra electrons is there travel, and here is get negative charge, means like charges repel. In both the leaf has came the same charges, and as soon as you remove the, and as soon as you remove from here, you will get again that thing get. So like this way student, I have shown you by a little practical example that how when we brought a charged PVC pipe near it, on the knob there created a opposite charge. Suppose by rubbing a wool with a PVC pipe, a positive charge has been created, and when we brought near to the knob, a opposite charge is created at the knob, and the same charge is flown into the leaf, and the leaf, both the leaf become negatively charged, and as both the charges are negative, so you know very well that similar charges repel each other. So in only this condition the leaf that is present is getting deflected, and as soon as if we just touch that knob with any neutral object, the whole charges within from the leaf and the knob will flow through the body, and the board and the electroscope become neutral. So student, that I have explained you, and now let's see lightning and thunder. What is lightning? Student, one of the natural example of observing effect of the electrostatic is lightning. So student, lightning, when you see in the cold, on a rainy day, on a
you can see a strike of light coming down from the sky. That bright flash of light which we see in the cloud is called lightning, student. The bright flash of light that is falling down from the sky, from the cloud in the sky, is called the lightning. You must have seen the streaks of light followed by thunder, and after lightning you can see the thundering sound because light travels faster than sound. During rainy season, lightning occurs when positive charges and the negative charges move toward each other and through the air. So when the opposite charges are coming closer, so there is acting an attraction between these two charged clouds. And as there's attraction, and this attraction causes the lightning. So lightning occurs when the positive charges and the negative charges moves towards each other through the air. Now student, how lightning is produced? Let's see how lightning is produced. Now student, in that case, let's see here student. Before the storm starts, the raindrops and the ice crystals inside the cloud contain equal number of positive and negative charges. स्टूडेंट, जब बादल बनते हैं तो बादल के अंदर जो बारिश की बूंदें होती हैं, चाहे वो अधिक अत्यधिक ठंड की वजह से, चाहे वो बर्फ के रूप में हो, चाहे बारिश की बूंदों के रूप में हो, उस बादल के अंदर दो चार्जेस मौजूद रहते हैं, पॉजिटिव और एज वेल एज नेगेटिव चार्जेस. स्ट्रॉन्ग विंड ऑफन राइज टू अ ग्रेट हाइट. कभी कभी तेज चलने वाली हवाएं काफ़ी ऊपर तक उड़ जाती हैं. सो ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द विंड एंड द रेन ड्रॉप्स. और इस प्रकार से उन हवाओं और बारिश की उन बूंदों के आपस के बीच में घर्षण से, रगड़ने से, फ्रिक्शन से, द आइस क्रिस्टल इनसाइड द क्लाउड कोलाइड. उससे उस बादलों में मौजूद जो बर्फ के क्रिस्टल्स हैं वो आपस में टकराते हैं एंड गेट इलेक्ट्रिक चार्ज. और आपस में टकराने से वे सब इलेक्ट्रिकल चार्ज हो जाते हैं. ड्यू टू दिस कोलाइजन, इस टकराहट की वजह से द चार्जेस आर फोर्स्ड अपार्ट. इस टकराहट की वजह से ये चार्जेस दूर दूर मतलब फैल जाते हैं, छिटक जाते हैं. एंड सम पार्ट ऑफ द क्लाउड बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज व्हाइल द रिमेनिंग पार्ट नेगेटिवली चार्ज. और इस प्रकार से आपस में टकराहट से कुछ पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ आ जाते हैं और नेगेटिव चार्ज ऊपर तरफ. मीन्स दोनों चार्ज अलग अलग हो जाते हैं. becomes negatively charged, the remaining part become negatively and the some part become positively charged. In general, the upper part of the cloud is positively. बादल में ऊपर तरफ जो होते हैं वो अधिकांशतः पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और जो बादल के नीचे वाले हिस्से में होते हैं, लोअर पार्ट में, वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं. स्टूडेंट, देयर इज द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस नियर द ग्राउंड. और उसके अपोजिट चार्ज, जो क्लाउड के जो निचले हिस्से में जो चार्ज है, उसके अपोजिट चार्ज हमारे ग्राउंड सरफेस पे क्रिएट हो जाता है, जिससे कि उन दोनों के बीच में, चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है. सिमिलरली, अदर क्लाउड इन द स्काई टू डेवलप्स चार्जेस ड्यू टू फ्रिक्शन. अन्य बादलों में भी फ्रिक्शन के कारण उनके अंदर भी चार्जेस डेवलप होते हैं बिटवीन द रेन ड्रॉप्स एंड द विंड. जब बारिश की बूंदें और हवाओं के बीच में आपस में टकराहट और रगड़ होता है, फ्रिक्शन होता है, तो उनके अंदर भी चार्जेस डेवलप होते हैं. सो स्टूडेंट, व्हेन द टू अपोजिटली चार्ज क्लाउड्स कम क्लोजर, जब दो विपरीत चार्जेस वाले बादल आपस समीप आते हैं, क्लोज टू ईच अदर, ड्यू टू विंड, हवाओं के कारण, देन द चार्जेस फ्लो विद हाई स्पीड. तब इन दोनों बादलों के बीच में काफ़ी हाई स्पीड से चार्जेस फ्लो होते हैं फ्रॉम वन क्लाउड टू अदर थ्रू द एयर, हवा के माध्यम से, बिटवीन देम, एज अ मोस्ट एयर इज एज मॉइस्ट एयर इज गुड कंडक्टर. क्योंकि हवा में, सूखे हवा में, अगर हवा में नमी नहीं है तो फिर चार्जेस काफ़ी तीव्र गति से, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे. इस प्रकार से तो यहाँ पे आपने देखा, थ्रू द एयर बिटवीन देम एज मॉइस्ट एयर, चूँकि अगर हवा में नमी है बरसात के टाइम में तो चार्जेस काफ़ी तेज़ी से फ्लो करते हैं इन कंपेयर टू सूखी हवा की. मतलब मॉइस्ट एयर इज ए गुड कंडक्टर इन केस ऑफ द ड्राई एयर. सो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इस प्रकार से इलेक्ट्रिक चार्ज का फैलना हवाओं के माध्यम से
होता है अधिकांशतः बरसात के दिनों में, क्योंकि उस टाइम में हवाओं में मॉइस्टनेस काफ़ी ज़्यादा होती है और मॉइस्ट एयर जो होता है गुड कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। इस प्रकार से बादलों से निकला हुआ जो चार्जेस होते हैं वो अर्थ की तरफ फ्लो करते हैं एयर के माध्यम से। एज ए रिजल्ट ह्यूज स्पार्क इज प्रोड्यूस, और जब ये बादलों से निकल के धरती की तरफ आते हैं तो काफ़ी तेज स्पार्क के रूप में, चिंगारी के रूप में निकलते हैं। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन ऑकर बिटवीन द टू और मोर क्लाउड। दो बादलों या दो से अधिक बादलों के बीच में भी आपस में चार्जेस का फ्लो ऑफ होता है, जिससे आसमान में ही बिजली कड़कते हुए नज़र आते हैं, या बादलों और धरती के सतह के बीच में भी होता है। और इस प्रकार से जो चमकती हुई बिजली दिखाई देती है, स्पार्कलिंग, उसे हम लाइटनिंग कहते हैं। इफ़ लाइटनिंग ऑकर्स विद इन अ क्लाउड इन द स्काई, अगर लाइटनिंग बादलों के बीच में ही हो रही है आसमान में, इज़ कॉल्ड द शीट लाइटनिंग, तो उसे हम उस लाइटनिंग को कहते हैं शीट लाइटनिंग, SHWT, शीट लाइटनिंग। इफ़ लाइटनिंग ऑकर्स विद इन अ क्लाउड इन द स्काई, अगर बादलों के बीच में ही हो रहा है आसमान में, तो उस तरह की लाइटनिंग को शीट लाइटनिंग कहते हैं। इफ़ इट ऑकर्स बिटवीन अ क्लाउड एंड द अर्थ, if it occurs between the cloud and the earth, sorry student, if it occurs between the cloud sky, is called seat of lightning, and if the occurs between the cloud and the earth is called the fork lightning. So there are two types of lightning student, one is the seat lightning, another is the fork lightning. अगर बादलों और क्लाउड इन द स्काई, बादलों में ही के बीच में हो रहा है तो सीट लाइटनिंग कहा जाएगा, और अगर बादलों और पृथ्वी के बीच में वो लाइटनिंग हो रही है स्टूडेंट, तो उसको फॉर्क लाइटनिंग कही जाती है। ड्यूरिंग लाइटनिंग, लाइटनिंग के दौरान, बिजली कड़कने के दौरान, द एयर एकाएक इतनी हेवी पावर की इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से जब हवाओं में एकाएक गर्मी बढ़ जाती है, टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है, नियर अबाउट 80,000 टू 3,30,000 सेल्सियस बढ़ जाती है। दिस दिस हाई हीट मेक्स द एयर ग्लो एंड प्रोड्यूस अ फ्लैश ऑफ लाइट, और एकाएक जो बादलों में हाई टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण हवाओं में काफ़ी तेज फ्लैशिंग, चिंगारी निकलती है। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट, आज हमने लाइटनिंग के बारे में पढ़ा। लाइटनिंग, शीट लाइटनिंग, फॉक लाइटनिंग, टू टाइप ऑफ लाइटनिंग होते हैं, उसके बारे में बताया मैंने। हाउ इज द लाइटनिंग प्रोड्यूस्ड, लाइटनिंग एंड थंडर के बारे में। फिर मैंने आज बताया, चर्चा किया, आप लोगों से एक्सप्लेन किया अबाउट द इलेक्ट्रोस्कोप, कैसे इलेक्ट्रोस्कोप बनाया जाता है, चार्जेस कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टुडे।